वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो जॉफ्री चौसर की एक बहुत ही फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द कैंटरबरी टेल्स का जर्नल प्रोलॉग। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी और कितनी स्टोरीज़ हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि चौसर रिट्रैक्शन इस वर्क का क्या था। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं द कैंटरबरी टेल्स के आउटलुक को। फ्रेंड्स, इस वर्क को मैग्नम ओपस कहा जाता है, यानी कि मास्टरपीस। ये जॉफ्री चौसर का सबसे फेमस वर्क है, बल्कि ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क इसलिए था क्योंकि यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज को पजीराई मिली, वरना इससे पहले फ्रेंच और लैटिन ज़बानों में राइटर्स लिखना पसंद करते थे। लेकिन जब द कैंटरबरी टेल्स, जो कि इंग्लिश वर्क था चौसर का, वो इतना फेमस हुआ तो यहाँ से बहुत सारे राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को तरजीह देनी शुरू कर दी थी। द कैंटरबरी टेल्स एक लॉन्ग वर्क है, यानी कि ये 1387 से लेके 1400 तक के वक्त में जॉफ्री चौसर ने लिखा, यानी इसे इतना वक्त दरकार हुआ। अब देखते हैं द कैंटरबरी टेल्स है क्या। तो ये एक कलेक्शन है 24 स्टोरीज़ का, जो कि तकरीबन 17,000 लाइन्स पे लिखा गया है। द कैंटरबरी टेल्स में आप 3 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 पे देखेंगे जर्नल प्रोलॉग, सेकंड पे देखेंगे टेल्स, यानी कि वो जो हम 24 स्टोरीज़ ऊपर हमने बताई वो, और थर्ड पे होगा इस पे चौसर्स रिट्रैक्शन, यानी कि लास्ट में आप देखेंगे कि चौसर ने रीडर्स के लिए क्या रिट्रैक्शन अपना दिया था। फ्रेंड्स, एक नज़र हम जॉफ्री चौसर पे डालते हैं। जॉफ्री चौसर 1340 को पैदा हुए और उनकी डेथ हुई 1400 में। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी माना जाता है, इसलिए क्योंकि इनके ही इस वर्क के बाद इंग्लिश लिटरेचर को प्रोग्रेस मिली। इनके जो फेमस वर्क हैं वो हैं द कैंटरबरी टेल्स, इसके अलावा द बुक ऑफ डचेस और द हाउस ऑफ फेम। सबसे पहले हम जर्नल प्रोलॉग को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीएस लेवल से हों या मास्टर्स लेवल से। लेकिन जर्नल प्रोलॉग तो उनको पढ़ाया ही जाता है। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो इसे आप अच्छे तरीक़े से याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जर्नल प्रोलॉग में ये जो टाइम दिखाया गया है वो टाइम पीरियड है स्प्रिंग का, और लोकेशन जो दिखाई है वो एक इन है जिसका नाम है टैबर्ड इन, और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं यानी ग्रुप ऑफ पीपल वो जमा हैं जो अपने आप को पिलग्रिम्स कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं वो 29 पिलग्रिम्स हैं, और जॉफ्री चौसर को मिला के ये 30 हैं। जॉफ्री चौसर इसके नरेटर हैं। तो ये जितने पिलग्रिम्स हैं ये जा रहे हैं सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पे पिलग्रिमेज परफॉर्म करने। तो ये जो सेंट थॉमस बैकेट है ये क्रिश्चियनिटी में एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लोग जाया करते हैं ग्रुप की सूरत में और अपना जो पिलग्रिमेज है उसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ ये 30 पीपल हैं जो जा रहे हैं। तो अब हम कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं जो कि 30 हैं, और इन सारे कैरेक्टर्स को हम क्लियर करते हैं वन बाय वन। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो तो जॉफ्री चौसर है, यानी कि हमारे नैरेटर, और वो इन सारे लोगों के साथ ही सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पे जा रहे हैं। सेकंड कैरेक्टर है हैरी बैली। ये जो है ये इस टैबर्ड इनके होस्ट हैं, और ये एक मतलब बहुत अच्छे होस्ट हैं, और ये इन लोगों के साथ ही इस श्राइन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि ये चूँकि आपको दिखाया जा रहा है इरा 1300 टू 1400, तो अल्टीमेटली सफ़र इतना आसान नहीं था। सब लोग घोड़ों पे सवार होके वक्तन फ़वक्तन रुकते हुए ही उस श्राइन पे पहुँचेंगे, जिनको काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो हैरी बैली एक सजेशन देते हैं ताकि उनका जो सफ़र है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गुजरे और वो लोग बोर ना हों और थके नहीं। तो वो कहते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं 30, तो वो सब लोग जो हैं 2-2 स्टोरीज सुनाएंगे, 2 जाते हुए और 2-2 आते हुए, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 120 स्टोरीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन
क्योंकि कहा जाता है कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो एक इनकम्प्लीट वर्क है, तो इसलिए सिर्फ 24 ही स्टोरीज सुनाई गई। तो जब वो ये सजेशन देते हैं तो बाकी जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं उनको ये सजेशन बहुत अच्छी लगती है। वो सोचते हैं कि वाकई हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर जाएगा अगर हम स्टोरी सुनाते सुनाते जाएंगे। इसके बाद हैरी बेली एक और बात कहते हैं, वो ये कि जो भी सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा उसको एक डिनर ट्रीट मिलेगी, और जो डिनर ट्रीट होगी वो उसके जो पैसे होंगे वो सारे पिलग्रिम्स मिलके उसको देंगे जो ये स्टोरी नैरेटिंग जीतेगा। अब हम दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, द नाइट। ये कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे जो इनकी स्टोरी है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सबसे लेंदी स्टोरी है इस कैंटरबरी टेल्स की। जो द नाइट है वो बिलोंग करते हैं शिवलरी क्लास से। शिवलरी क्लास यानी कि वो क्लास जिसमें आर्मी जो है वो बिलोंग करती है। तो इसमें ये जो नाइट है ये काफ़ी ब्रेव है, काफ़ी ऑनेस्ट भी है, और जो इनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है, इनके जो फिज़िकल अपीयरेंस दिखाई है चौसर ने, वो बहुत ही जो है सूट करती है इनको, एक ऐसे शिवलरिक कैरेक्टर को जो कि नाइट यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा द स्क्वायर। द स्क्वायर जो है वो द नाइट का बेटा है, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है नाइट का। मतलब ये बहुत ही लस्टी है, और जो स्क्वायर की ड्रेसिंग है वो भी चौसर ने जो उसकी तस्वीर खींची है वो काफ़ी अजीबोगरीब, मतलब लेडी मैन लगता है ये अपने कपड़ों से, और इसको बहुत ज़्यादा पोइट्री का शौक़ है। तो ये अपने जो वालिद हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगला कैरेक्टर है हमारे पास यहाँ मिलर का कैरेक्टर। मिलर कैरेक्टर बहुत ही वल्गर है और बहुत ज़्यादा शराबी भी है। तो मतलब ये कैरेक्टर एक अच्छा कैरेक्टर नहीं दिखाया गया, और उसकी जितनी स्टोरीज़, मतलब जो आगे स्टोरी भी ये सुनाएगा वो भी एक वल्गर स्टोरी होगी। इसके बाद का कैरेक्टर है हमारे पास रीफ का कैरेक्टर। ये एक ओल्ड इरिटेट मैन है जो कि ज़्यादा गुस्से में रहता है, और ये बेसिकली एक कारपेंटर है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इस कैंटरबरी टेल्स में इसको गुस्सा है वो मिलर पे है, क्योंकि मिलर ने जो वल्गर स्टोरी सुनाई थी वो एक कारपेंटर के बारे में ही थी, तो इसलिए मिलर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगला कैरेक्टर है मैन ऑफ लॉ। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। फिर हमारे पास कैरेक्टर आता है वाइफ ऑफ बाथ। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इसकी स्टोरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका असल नाम एलिसन है और इन्होंने 5 टाइम्स शादियाँ की हुई हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जॉली सी है, और जो मैन वुमेन रिलेशनशिप है उस पर ये ओपनली बात करना बहुत पसंद करती है। अगला कैरेक्टर है फ्रायर। ये एक बंदा है जो कि सिर्फ पैसे से प्यार करता है और हर वो काम करना पसंद करता है जिससे इसके हाथ में पैसा आए। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास समनर। ये जो है वो चर्च ऑफिसर है और वहाँ पे ये ट्रायल करता है, और इसका जो वर्क है वो चौसर ने बड़ा ख़राब वर्क बताया है, और इसकी जो पर्सनैलिटी बताई है वो भी बहुत अगली बताई है। मतलब इसको स्किन एलर्जी भी है और दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा जो काफ़ी हॉरर नज़र आता हो। तो ये जो है समनर कैरेक्टर है। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है क्लर्क। ये कैरेक्टर जो है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत पुअर भी है, लेकिन इसको किताबें ख़रीदने का बहुत शौक़ है और वो जो भी अपना पैसा कमाता है उससे किताबें ही ख़रीदता है। अगला कैरेक्टर है मर्चेंट। मर्चेंट एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक रिच मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रैंकलिन। ये जो है एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड बंदा है और ये वेल्दी लैंड ऑनर भी है। अगला कैरेक्टर है शिपमैन, जो कि शिप पे काम करता है और लोगों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बताता है, लेकिन ज़्यादातर ये शिप पे नहीं बल्कि हॉर्स पे नज़र आता है। अगला कैरेक्टर है कुक। ये बहुत ही फेमस है अपनी कुकिंग में, लेकिन इसकी जो स्टोरी आगे जो 24 स्टोरीज़ में इसकी जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है। इसको भी स्किन डिजीज़ है और ये दिखने में अच्छा नहीं है। अगला कैरेक्टर है द प्रायरस। ये एक नन है जिसका नाम है मैडम एग्लेंटाइन। ये कैरेक्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक जेंटल लेडी है
एरिस्टोक्रेट मैनर्स इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं, बहुत ही मैनरफुल है। और एक ये गोल्डन ब्रोच पहनती है जिसके अंदर लिखा है लव कॉन्कर ऑल। तो मतलब इसकी इस लाइन से इसकी सोच नज़र आती है कि ये एक बहुत ही ऊंची सोच रखने वाली खातून है। अगला कैरेक्टर है एक फिजिशियन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखता है मेडिसन में। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। गोल्ड कैसे हासिल किया जाता है, गोल्ड को कैसे जमा किया जाता है, ये नॉलेज बहुत रखता है। सारी जो उसके पास हुनर है उससे ये पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा जानता है और बहुत इंटरेस्टेड भी है मनी मेकिंग में। तो ख़ास तौर पे जब उसी टाइम पीरियड में 1300 टू 1400 में जो प्लेग आया था इंग्लैंड में, उसमें इसने जो ड्रग्स तैयार की थी, जो मेडिसिन तैयार की थी, उसमें उसने खूब पैसा कमाया था। अगला कैरेक्टर है पार्टनर, जो कि एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसा नज़र आता है, लोगों की साइकी पढ़ लेता है और सबसे ज़्यादा ये फेमस है सरमन्स पढ़ने में। लोग इसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट है। जितना अच्छा नज़र आता है उतना ही बुरा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे मंक, जो कि बहुत ही फैट पर्सनैलिटी दिखाई है, बहुत ही मोटा है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है बड़ा एम्बिशियस पर्सन है तो ये मतलब जो इसका नाम है मंक और जो इसका प्रोफेशन है उससे तो ये एक बहुत ही रिलीजियस होना चाहिए इसको। लेकिन चौसर ने जो इसकी तस्वीर खींची है वह ये खींची है कि बीइंग अ रिलीजियस पर्सन ये बिल्कुल अपोजिट है अपने प्रोफेशन से। मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स जो कि इक्लेसियास्टिकल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि रिलीजियस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चौसर ने बहुत उजागर किया है कि वो जितने मजहबी होते हैं उतने ही उन्होंने मज़हब का बेड़ा गर्क किया हुआ था क्रिश्चियनिटी में। तो उन पर ख़ास तौर पे उसने निशाना बनाया था इस तरह के कैरेक्टर्स का कि वो लोग रिलीजियस ना होते हुए भी अपने रिलीजियस शो करते थे और लोगों को गलत रिलीजन की तरफ राग़िब करते थे। तो ये इस तरह के जो कैरेक्टर्स थे ये कम्प्लीटली आयरनिकल कैरेक्टर्स थे अकॉर्डिंग टू चौसर। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें सेकंड नन, जो कि एक बहुत ही डिवोटेड नन है और वो बिलीव रखती है इस बात पे कि इंसान को लेज़ी नहीं होना चाहिए, आइडल लाइफ नहीं गुजारनी चाहिए, हर वक्त मसरूफ़ रहना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है नन्स प्रीस्ट। ये एक प्रीस्ट है जो कि नन्स के साथ सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो चेक कर सके कि जिस श्राइन पे ये लोग अपने सिंस की तौबा करने जा रही हैं, कन्फेस करने जा रही हैं, इन्होंने सही से किया या नहीं किया। तो ये प्रीस्ट सिर्फ और सिर्फ नन्स को चेक करने के लिए इनके साथ जा रहा है। अगला कैरेक्टर है कैनन एंड यॉमैन। अच्छा, ये जो दो कैरेक्टर ये पिलग्रिम्स तो नहीं है लेकिन शामिल हैं इनमें। तो ये जो कैनन है ये मास्टर है और उसका सर्वेंट है यॉमैन। कैनन तो बीच में ही चला जाता है इसलिए इसकी कोई ख़ास कहानी नहीं है। अलबत्ता यॉमैन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है जो कि आगे आप स्टोरीज़ में सुनेंगे, तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा कैरेक्टर है एक मैंसिपल, जो कि एक काफ़ी अक्लमंद आदमी है, वाइज मैन है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है पार्सन। पार्सन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसकी भी स्टोरी आप आगे सुनेंगे। तो ये काफ़ी पुअर है लेकिन दिल से ये बहुत अच्छा आदमी है, बल्कि ये काफ़ी रिलीजियस पर्सन है। मतलब यहाँ पे पार्सन जैसे कैरेक्टर्स को लेने के बाद चौसर ने ये शो किया है कि जो मज़हबी बंदा होता है वो दिल से मज़हबी होता है, उसको शो करने की या अपने उस जगह को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे वो नन्स हैं या मंक्स हैं, उस तरह के जो लोग हैं जो कि शो तो करते हैं कि हम रिलीजियस हैं लेकिन अंदर से वो अच्छे नहीं होते। जबकि पार्सन जो है वो एक गरीब आदमी है और वो सारे वो काम करता है जो एक अच्छे रिलीजियस पर्सन को करने चाहिए, लेकिन वो अपने आप को एक रिलीजियस पर्सन शो नहीं करता। उसकी सबसे अच्छी ख़ास बात ये होती है कि वो जितना भी कमाता है, जबकि वो गरीब भी है, वो लोगों के साथ शेयर कर देता है। तो यहाँ पे ये हमारे सारे कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं 30। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। इनमें से कुछ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट की स्टोरीज़ हम अगली किसी अपनी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि स्टोरीज़ काफ़ी बड़ी है और जर्नल प्रोलॉग जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते ही हैं, इसलिए हमने जर्नल प्रोलॉग पे ज़्यादा फोकस किया था।
और इनमें जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो नाइट की है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जर्नल प्रोलॉग एंड हुआ। स्टोरीज़ हम अपनी किसी और वीडियो में बनाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी 24। इसके अलावा हम देखते हैं लास्ट में जो चौसर का रिट्रैक्शन है, यानी कि इस कैंटरबरी टेल्स को ख़त्म करने के बाद, जो कि काफ़ी अरसे तक ख़त्म हुई, काफ़ी टाइम लगा चौसर को इसको कंप्लीट करने में। चौसर ने अपने रीडर्स के लिए एक रिट्रैक्शन दिया लास्ट में, जिसमें वो कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं इस बात पे कि उनका जो ये वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, उनके सारे वर्क्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क है। वो अपने रीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसे पढ़ा और उनकी हौसला अफजाई की। वो ये कहते हैं कि इस वर्क में द कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने जो कुछ अच्छा लिखा है वो उनकी तरफ से नहीं है, बल्कि उन पे ये ब्लेसिंग है गॉड की। और उसमें जो कुछ भी गलत हुआ, बुरा लिखा या ऐसा कुछ जो रीडर्स को पसंद ना आए, वो उनकी अपनी मिस्टेक्स थी, अपने सिंस थे, जिसके लिए वो अपने रीडर से सॉरी भी कहते हैं। और वो ये कहते हैं लास्ट में कि उनके रीडर्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें जो उनकी गलतियाँ हैं उस पर उन्हें माफ़ कर दो। आई होप कि आपको जर्नल प्रोलॉग कैंटरबरी का काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।